Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. Today we will discuss the part 2 of the history lesson Socialism in Europe and the Russian Revolution. And yes, we are dealing with class 9. And before starting this lesson, I want all my viewers to please like, share and subscribe to my channel. So let's get started. So today we will cover Russian Revolution, the Russian Empire in 1914, Russian economy and society, socialism in Russia, a turbulent time, the 1905 revolution, the First World War, and the Russian Empire. So let's talk about the first subtopic for the day, that is the Russian Empire in 1914. So the Russian Empire in 1914 was ruled by Tsar Nicholas II. The meaning of Tsar is king. Okay, it's a Russian word. The Russian Empire included present-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It even included Central Asian states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, but it also included Muslims and Buddhists. इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको 1914 के टाइम में रशिया एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रशिया में था वो था आपका मोनार्की, और उस समय की किंग का नाम था जार निकोलस टू। और तो अब बात करेंगे रशियन इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। तो इकोनॉमी और सोसाइटी का मतलब है कि रशिया का उस समय में 19th सेंचुरी के टाइम में उनका इकोनॉमी कैसा था, आर्थिक अवस्था कैसा था, और सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड हुआ था। तो हम सबको पता है कि 20th सेंचुरी का आगमन होते होते रशिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। इंडिया के जैसा रशिया भी आपको एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, और 85% से भी ज़्यादा लोग 85% से भी ज़्यादा लोग किस में निर्भर करते थे, एग्रीकल्चर में निर्भर करते थे। और उनका जो लाइवलीहुड था वो डायरेक्टली किसके अटैच था, आपका एग्रीकल्चर से अटैच था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, तो बहुत सारे किसान या तो पीजेंट्स अपने लिए भी खेती करते थे, और कुछ हद तक वो रशियन एम्पायर के लिए भी खेती वगैरह करते थे। और उस समय में रशिया से बहुत भारी मात्रा में अनाज क्या होता था, दूसरे एरियाज़ में क्या होता था, सप्लाई होता था। तो आप कह सकते हो रशिया भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, और रशिया के जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो अपने लिए भी काम करते थे और देश के लिए भी वो खेती वगैरह करते थे। और जितना भी प्रोडक्शन होता था वो कुछ अपने पास रखते थे और बाकी सब वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे एरियाज़ में। ये वही टाइम था जहाँ पे रशिया पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह बन रहा था। बन रहे थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज़ थे सिर्फ इम्पोर्टेंट एरियाज़ में ही मिलते थे उस समय में। सभी जगह में इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं था, क्योंकि रशिया एक आपका एग्रीकल्चरल कंट्री था। 85 से भी ज़्यादा परसेंट रशिया में लोग एग्रीकल्चर में निर्भर करते थे, तो इंडस्ट्रीज़ सिर्फ इम्पोर्टेंट एरियाज़ में ही मिला करता था। इंडस्ट्रीज़ स्पेशली दो एरियाज़ में बहुत मशहूर था। एक था आपका सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक इंडस्ट्री मिलता था आपको सेंट पीटर्सबर्ग में, और दूसरा था बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे था, मॉस्को में, जो आपका रशिया का राजधानी है। तो उस समय में रशिया में फैक्ट्रीज तो होते ही थे, साइड बाय साइड छोटे मोटे वर्कशॉप्स भी हुआ करते थे। सो फैक्ट्रीज के साथ साथ वर्कशॉप भी एग्जिस्ट किया करते थे उस समय में। जब रशिया में रेलवे नेटवर्क बढ़ते ही चला गया 1890s के बाद में, जब रशिया में रेलवे नेटवर्क बढ़ते ही चला गया तो बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप हुआ। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रशिया में बहुत तेज़ी मात्रा से क्या होने लगा, इंक्रीज़ होते गया। तो उस समय में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये कोयला का भी ये आपका माइनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, और जितने भी आयरन और स्टील ये फैक्ट्रीज वगैरह थे वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो रशिया में उस समय में जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थे वो सब आपका किसका था, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करते थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही वो बिलोंग करते थे। और गवर्नमेंट का ये रूल्स एंड रेगुलेशंस था, गवर्नमेंट ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे कि जितने भी लार्ज फैक्ट्रीज वगैरह जितने भी थे उन सब को, जो कर्मचारी है फैक्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स है, उनको मिनिमम वेजेस देने का बात हुआ था, और काम करने का जो टाइम था वो भी कम टाइम, मतलब 5-6 घंटे का ही
काम उनको बताया गया था। पर ये रूल्स हमेशा ब्रेक होते ही रहता था। ओके, जो इंस्पेक्टर्स वगैरह थे वो ये रूल्स को कायम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स वगैरह थे ये हमेशा प्रॉफिट को ही देखते थे। ओके, तो वर्कर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। ओके, वो प्रॉब्लम क्या था? एक तो उन लोगों को कंटिन्यू 15 घंटा तक उन लोगों को काम करना पड़ता था, राइट? जबकि गवर्नमेंट ने बोला था सिर्फ 10 से 12 घंटा या का ही काम करना है, 6-7 घंटा का ही काम करना है। पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या बोलते थे, ये ओनर्स, उनको 15 आवर्स तक काम करना है। उनका वेजेस अच्छा नहीं था। ओके, वेजेस बहुत कम मिलता था, काम करने के बदले में उनको बहुत कम वेजेस मिलता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उनको अकोमोडेशन मिलता था, जो उनको रहने का जगह मिलता था, वो प्राइवेट रूम वगैरह नहीं होता था, वो डॉर्मिटोरीज वगैरह होता था। डॉर्मिटोरीज का मतलब है बड़े बड़े हॉल्स में उनको क्या करना पड़ता था, सबके साथ सोना पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा था। अब देखिए, जब भी किसी भी जगह में फैक्ट्रीज वगैरह बनता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का नीड होता है, स्पेशली वर्कर्स का नीड होता है, राइट? स्पेशली वर्कर्स का नीड होता है। अब ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? ओके, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आपके यहाँ आते थे, विलेजेस से आते थे, गांव से आते थे काम की खोजी में। और बहुत सारे वर्कर्स कहाँ से आते थे? सिटीज़ से आते थे। तो आप कह सकते हो वर्कर्स भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आते थे, और उनका काम करने का तरीका बहुत अलग अलग होता था, और वो एक दूसरे को भी अलग रूप में देखते थे। जैसे कि अगर आप देखो, जो मेटल वर्कर्स होते थे, ओके, जो लोहे का काम करते थे, मेटल वर्कर्स होते थे, वो अपने आप को वर्कर्स के ग्रुप में बहुत ऊपर में देखते थे। ओके, वर्कर्स के ग्रुप में बहुत ऊपर में देखते थे। इधर पे वर्कर्स वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। और जो छोटे मोटे जो वर्कर्स होते थे उनको इन्फीरियर बोला जाता था। ओके, उनको इन्फीरियर बोला जाता था, उनको कम रेस्पेक्ट वगैरह मिलने का बात होता था। ओके, तो इतना ही नहीं, वर्कर्स का जो पहचान होता था उनके कपड़ों से भी नज़र आता था। तो वुमेन, अगर आप लोग वुमेन का बात करो, अगर आप वुमेन का बात करो तो वुमेन उस समय में फैक्ट्री में जो लेबर का काम होता था, तो ऑलमोस्ट 31% जो लेबर होता था वो कौन होते थे? वुमेन होते थे। पर इनको अगर आप कंपेयर करो मेन मेन से, इनको अगर आप कंपेयर करो स्पेशली वेजेस के मामले में, तो वेज इनको बहुत कम मिलता था। ओके, वेज वो लोग सेम ही काम करते थे, सेम तरीके का काम करते थे, पर वेज के मामले में उनको वेज बहुत कम मिलता था। रिस्पेक्ट को बहुत कम मिलता था उस समय में वुमेन को। ओके, रिस्पेक्ट भी बहुत कम मिलता था। तो ये इनइक्वालिटीज़ रशिया में उस समय में एग्जिस्ट करता था। वर्कर्स के बीच में भी उतना इन लोग का यूनिटी नहीं था। पर इतना सारा डिफरेंसेस होने के बाद भी, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी बहुत सारे वर्कर्स क्या करते थे, जब भी उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनर्स परेशान करते थे, तो सब वर्कर्स, चाहे वो मेटल वर्कर्स हो, चाहे वो आपके कॉमन लेबरर क्यों ना हो, चाहे वो आपके वुमेन ही क्यों ना हो, सब लोग साथ में आके क्या करते थे, उस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ, उस प्राइवेट ओनर्स के खिलाफ क्या करते थे? आवाज़ उठाते थे। ओके, कभी कभी तो इन्होंने क्या भी किया? स्ट्राइक भी किया। स्ट्राइक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट? कंपनी को बंद किया। देखिए, अगर फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स, मजदूर आएंगे ही नहीं, तो मशीन तो अपने आप तो नहीं चलेगा। मशीन को ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी को तो चाहिए। ओके, वर्कर्स तो चाहिए। और बहुत सारे वर्कर्स स्किल्ड भी होते थे, ओके, एकदम टैलेंटेड होते थे, उनको मशीन्स को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त नॉलेज होता था। तो ऐसा होने के बाद जब फैक्ट्रीज में मजदूर काम ही नहीं करेंगे, तो क्या ये जो ओनर्स वगैरह जो होते थे उनको प्रॉफिट मिलेगा? उनको प्रॉफिट अर्न होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कैसे भी करके फैक्ट्री के जो ओनर्स होते थे उनको बहुत सारे वर्कर्स का डिमांड क्या करना पड़ता था? पूरा करना पड़ता था। और वर्कर्स भी समझ गए थे कि अगर हमें कोई अपना डिमांड को पूरा करवाना है तो हमें यूनिटी दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए उसके बाद हमें क्या भी करना पड़ेगा? ओके, टाइम टाइम में क्या भी करते रहना पड़ेगा? स्ट्राइक्स भी करते रहना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ आपको विलेज या तो कंट्री साइड में भी देखने को मिलेगा उस समय में। ओके, तो विलेजेस में क्या था कि पीजेंट्स भी कोई पीजेंट्स रिच था, कोई पीजेंट्स आपके पुअर होते थे, तो वो लोग डिफरेंट थे। ओके, तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे पीजेंट्स को नोबिलिटी पसंद नहीं था। अब नोबिलिटी तो आपको पता ही होगा, कौन थे नोबिलिटी ग्रुप के? कौन थे? लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको नोबिलिटी ग्रुप बोला जाता था। ओके, तो ये नोबिलिटी जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, पीजेंट्स का ये मानना था कि उनका जो भी ज़मीन है किसको ट्रांसफ़र किया जाए? पीजेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए।
ओके। और जब भी ये सब बात सामने आता था तो पीजेंट्स कभी कभी क्या क्या भी किए, ये नोबल्स को अटैक भी किए। ओके। तो ऐसा कुछ आपको कंट्री साइड में भी देखने को मिलेगा। जैसा सिटीज़ में हुआ था, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे लेबरर्स ने स्ट्राइक का मदद लिया। उसी तरीके से विलेजेस में भी पीजेंट्स ने नोबल्स का लैंड अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक का तो सहारा नहीं लिया, पर उन्होंने क्या किया, उनको डायरेक्टली उनको अटैक किया। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स, ऐसा बहुत सारा इवेंट आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला, राइट। उसी तरीके से रशिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक बात आपको इधर पे क्या नोटिस करना पड़ेगा, वो ये है कि यूरोप में जितने भी देश थे, जितने भी देश में जितने भी किसान वर्ग थे, जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे, उनके पास जितने भी ज़मीन वगैरह होता था, वो सिर्फ अपने ज़मीन के बारे में सोचते थे। ओके, यूरोप में जितने भी देश थे, स्पेशली वो जितने भी किसान होते थे, उनका जो ज़मीन होता था वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे। पर रशिया में क्या हो रहा था, जितने भी पीजेंट्स थे, ओके, जितने भी पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, सब अपने अपने ज़मीन को क्या किया, एक बनाया। ओके, अपना अपना ज़मीन को एक बना के उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा ज़मीन बनाया। ओके, बड़ा सा ज़मीन बनाया। और कभी कभी जो पीजेंट्स को, जो किसान को कभी कभी ज़मीन का ज़रूरत होता था, तो उनको वो ज़मीन क्या भी देते थे, एक गिफ्ट के तौर में उन्हें देते भी थे। ओके, यानी ज़मीन सिर्फ एक आदमी का नहीं होता था, ज़मीन में कोई भी जिसको ज़मीन का नीड है, जिसमें वो खेती वगैरह कर सकते, उसे ज़मीन मिलता भी था। तो आप देख सकते हो पीजेंट्स क्या करते थे, वो बहुत यूनाइटेड थे। ओके, उनको उनके पास बहुत ज़्यादा एकता था। और यही आपको किसका कॉन्सेप्ट इधर पे देखने को मिल रहा है, इधर पे आपको सोशलिज्म पे। क्योंकि सोशलिज्म में मैंने क्या बोला था कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ओके, सोसाइटी में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, इन सब में नियंत्रण किसका होता है, वर्कर्स का होता है। ओके, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का होता है। अंडरस्टूड। तो सोशलिज्म में यही है। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, चाहे जितने भी रिसोर्सेस हो, वो सब को इक्वली बांटा जाता है। यही है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक के बारे में, वो है आपका सोशलिज्म इन रशिया। अब रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, आपको ये मैं बता दूं कि जो भी सोशलिज्म को फॉलो करते थे, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, सोशलिस्ट। ओके, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, सोशलिस्ट, समाजवादी। ओके। तो 1914 से पहले रशिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन सबको क्या डिक्लेयर किया गया था, इलीगल डिक्लेयर किया गया था। आप सबको पता है कि मोनार्की में जब राजा का शासन होता है तो सब पावर सेंट्रलाइज होता है, राजा के पास होता है, और वो कभी भी अपने पावर को लोगों के समक्ष डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था। ओके। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे रशिया में उस समय में, ओके, जिनको इलीगल डिक्लेयर किया गया मोनार्क ने। तो ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम था द रशियन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इधर पे आप देख सकते हो वर्कर्स पार्टी। तो आप इधर से जान रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली किसके लिए काम कर रहा था, वर्कर्स के लिए काम कर रहा था। ये पार्टी को कब फॉर्म किया गया 1898 में। ओके, किसने फॉर्म किया, सोशलिस्ट ने फॉर्म किया। ओके, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को बिलीव करते थे। ओके, इफ़ यू रिमेंबर कार्ल मार्क्स कौन थे, आप सबको पता ही होगा, जिन्होंने मार्क्सिज्म का आइडिया को उन्होंने फॉर्म किया था, राइट। तो सिंस ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रशियन गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर किया गया था, तो ये छिप छिप के काम करते थे। ओके, ये अंडरग्राउंड होके काम करते थे। ओके, अब देखिएगा, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जो रशिया में जो पीजेंट्स थे, वो यूरोप के पीजेंट्स से एकदम अलग थे। क्यों? क्योंकि वो सब लोग अपने खेत को एक बड़ा सा खेत बनाते थे, और जिसको जितना नीड होता था वो उसी के हिसाब से क्या कर उसे देते थे, राइट। तो इसी के हिसाब से क्या हुआ, बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो पीजेंट्स है, ओके, जो पीजेंट्स है रशिया में, वो आपके नेचुरल सोशलिस्ट है। ओके, वो आपके क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट। अंडरस्टूड। मतलब सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आने से पहले ही वो लोग सोशलिज्म क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। अंडरस्टूड। इसीलिए उनका ये मानना था कि ये जो क्रांति होगा रशिया में जो रेवोल्यूशन होगा, तो रेवोल्यूशन में मेन वर्किंग फोर्स कौन होगा, आपका पीजेंट्स होना चाहिए। अंडरस्टूड। ये एक जो किसान वर्ग है, ये इनके मामले को, इनके और डिमांड को पूरा करने के लिए क्रांति होना चाहिए। कुछ रशियन सोशलिस्ट का कहना ऐसा था। और उनका ये भी मानना था, अगर हम लोग
पीजेंट्स का मुद्दा को आगे लेकर आएंगे तो रशिया जल्दी से ही एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। तो यही पीजेंट्स का डिमांड पूरा करने के लिए रशिया में चारों ओर जितने भी सोशलिस्ट थे वो सब एक्टिव हो गए। ओके, और 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, ओके, 19th सेंचुरी 1900 के बाद में उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कब फॉर्म हुआ था आपका 1900 में। ओके, तो ये जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जब फॉर्म हुआ था, इनका मेन डिमांड क्या था कि पीजेंट्स को उनका हक मिले और नोबिलिटी ने जो उनसे ज़मीन छीना था वो फिर उनको किया जाए, वापस मिला जाए। जब रशिया में पूरा मूवमेंट पीजेंट्स के ऊपर में था, पीजेंट्स को राइट देने के बारे में बात हो रहा था, तो बहुत सारे सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स ये बात से सहमत नहीं थे। उसी तरीके से एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। इनका नाम तो आपने सुना होगा। इनका ये मानना था कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं था। ओके, कुछ पीजेंट्स रिच थे और कुछ पीजेंट्स क्या थे, आपके पुअर थे। अंडरस्टूड। तो पीजेंट्स में भी कुछ आपके लेबरर्स की तरह भी काम करते थे और कुछ पीजेंट्स तो इतने रिच थे, इतने कैपिटलिस्ट थे कि वो दूसरे वर्कर्स को काम में लगाते भी थे। तो व्लादिमीर लेनिन का कहना ऐसा था, अगर हम लोग पीजेंट्स को एक मेन वर्किंग फोर्स करके रेवोल्यूशन में शामिल करेंगे तो हमारा जो डिमांड है ये पूरा नहीं होगा। उनका कुछ मानना ऐसा था। तो आप देख सकते हो, एक ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप था जो पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, तो इसी के कारण से स्ट्रेटजी के मामले में ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप के लीडर बने। उस ग्रुप का नाम था आपका बोल्शेविक ग्रुप। ओके, उस ग्रुप का नाम क्या था आपका, बोल्शेविक ग्रुप। और इस ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था जिनका कॉमन डिमांड हो। ओके, जिनका कॉमन डिमांड हो। और दूसरा ग्रुप जो था उसका नाम था आपका मेंशेविक ग्रुप। अब ये मेंशेविक ग्रुप जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, मेंशेविक ग्रुप। और ये मेंशेविक ग्रुप में कोई भी इसका ग्रुप का मेंबर बन सकता था। तो लेनिन ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बोल्शेविक ग्रुप, और ये ग्रुप सिर्फ आपके उन लोगों के लिए था जिनका कॉमन एजेंडा हो। ओके, जिनका कॉमन डिमांड हो। So now let's talk about the next sub topic, that is a turbulent time, the 1905 revolution। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम बात कर रहे थे रशिया का। तो रशिया उस समय भी 1905 के समय में भी एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था, यानी पावर सिर्फ एक ही आदमी के पास होता था। और उस समय में जो राजा थे रशिया के, उनका नाम क्या था, निकोलस II। और राजा को उस समय में किस नाम से बोला जाता था, जार। ओके, राजा को उस समय में किस नाम से बोला जाता, जार। ओके, तो ये वही समय था यूरोप में बहुत सारे देश क्या थे आपके, बहुत सारे देशों में आपको मोनार्की देखने को मिलता था। और राजा कभी भी अपने पावर को वो डिसेंट्रलाइज करना नहीं चाहता था। कभी भी उसका पावर एक संविधान चेक करे, एक पार्लियामेंट चेक करे, वो ये कभी भी नहीं चाहता था। ओके, और इसीलिए जो लिबरल्स थे, ओके, इसीलिए जो आपके ये जो लिबरल्स थे, लिबरल्स ने क्या किया, रशिया में इस चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोचा। राजा का जो डोमिनेशन था, राजा का जो ऑटोक्रेटिक पावर था, उसको ख़त्म करने के लिए लिबरल्स ने क्या किया, आगे आए। ओके, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, डेमोक्रेट्स ने उन्होंने सपोर्ट किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया। और उनका मेन डिमांड क्या था कि पीजेंट्स को उनका हक मिले, वर्कर्स को उनका हक मिले। और रेवोल्यूशन क्रांति में, ओके, एक रेवोल्यूशन में जो फाइट करने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे, एक तो आपके पीजेंट्स होंगे और दूसरा आपके कौन होंगे, वर्कर्स। तो आप देख सकते हो, रशिया एक ऐसा देश था जहाँ पे पहली बार एक क्रांति हो रहा था। वो किसके लिए हो रहा था, वर्कर्स के लिए हो रहा था। ओके, पीजेंट्स के लिए हो रहा था। उनको उनका अधिकार मिले, इसलिए उनके लिए आवाज़ वगैरह उठाया जा रहा था। तो इसके लिए लेनिन भी आगे आए, इसके लिए आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज भी, वो दोनों संग मिलके इस मुद्दे को आगे ले गए। 1904 का जो समय था ये रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत ही बुरा था। क्यों बुरा था, एक तो जो फूड कमोडिटीज़ जो था, जो खाने पीने का जो सामान था, इसका प्राइस एकदम बढ़ के चला गया। उनका जो वेजेस जो था, उनको जो डेली पैसा जो मिलता था काम करने के बदले में, ये भी उनको उतना ज़्यादा नहीं मिलता था।
ओके। और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा उनको डोमिनेशन उनको झेलना पड़ता था। तो जब ऐसा कुछ हो रहा था रशिया में, तो उस समय में क्या हुआ कि ग्रुप, ओके, जैसे मैंने बोला आपको, कुछ यूनियन वगैरह जैसा बनना स्टार्ट हो गया था रशिया में, और बहुत सारे लोग इस यूनियन का मेंबर्स भी बन रहे थे। तो ऐसा ही चलते क्या किया रशियन गवर्नमेंट ने, क्या किया कि एक आयरन वर्क था, एक आयरन फैक्ट्री था, पुटिलोव आयरन वर्क्स, जिसमें लगभग क्या हुआ, 4 वर्कर्स को बिना कोई वजह जॉब से निकाल दिया गया। तो जब ऐसा हुआ, जब ऐसा कुछ चीज़ आपको देखने को मिला 1904 में, तो सब मेंबर्स जो थे, ओके, जो सब मेंबर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनियन फॉर्म करके उन्होंने क्या किया, लगभग सेंट पीटर्सबर्ग के आगे, ओके, सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने क्या किया, हंगामा क्रिएट किया। तो लगभग 1,10,000 वर्कर्स जो थे, 1,10,000 जो वर्कर्स जो थे आपके ये उस आयरन वर्क्स में, उन सब ने स्ट्राइक कर दिया, हम लोग जॉब में नहीं जाएंगे। ओके। तो उनका डिमांड क्या था कि उन 4 जो वर्कर्स थे उनको वापस से जॉब में बुलाया जाए। तो और इतना ही नहीं, उनका डिमांड क्या भी था कि वर्किंग आवर्स जो था, ओके, काम करने का जो टाइम था, ये एकदम डिक्रीज़ किया जाए। ओके। तो 8 हम लोग सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करेंगे, और हमारा जो सैलरी होगा, हमारा जो वेजेस होगा, इसे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो वर्किंग कंडीशन जो था उनका, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में वो लोग काम कर रहे थे, इसमें भी ये लोग क्या चाह रहे थे, उसको भी एक क्लीन एनवायरनमेंट वो लोग चाहते थे। हम काम करेंगे पर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे साफ़ सुथरा हो। तो कुछ डिमांड्स उनका ऐसा था। वही वर्कर्स को सपोर्ट दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, ओके, फादर गेपोन के लीडरशिप में क्या हुआ, बहुत सारे लोग कहाँ पे चले गए, विंटर पैलेस में चले गए। विंटर पैलेस में चले गए और उन्होंने क्या किया, उधर पे हंगामा क्रिएट किया। ओके। उन्होंने क्या हंगामा स्टार्ट किया, पर उन्हें इस मुद्दे को यही दबाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने पुलिस उनके ऊपर में छोड़ दिया, घोड़सवार जो पुलिस वगैरह जो होती थी उनके ऊपर छोड़ दिया। और इस क्लास में लगभग 100 वर्कर्स जो थे, 100 वर्कर्स को क्या किया, उसमें मारे गए। ओके, 100 वर्कर्स इसमें मारे गए और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो गए। तो ये इंसिडेंट संडे के दिन में हुआ था। ये जो इंसिडेंट था इसमें संडे के दिन हुआ था, और बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था। इसी के लिए इस इंसिडेंट को कभी कभी हिस्ट्री में किस नाम से भी बुलाया जाता है, ब्लडी संडे के नाम से भी बुलाया जाता है। ओके। तो ब्लडी संडे कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ओके। और इसके लीडर कौन थे, फादर गेपोन। फादर गेपोन इनके लीडर थे। ओके। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके वो कहाँ पे ले गए, विंटर पैलेस में ले गए। क्यों ले गए थे, ताकि क्योंकि वो जो पहले 4 वर्कर्स को बिना कोई वजह से निकाल दिया गया था जॉब से, उनको सपोर्ट दिखाने के लिए फादर गेपोन ने ये किया था। ओके। तो इस मामले के बाद में क्या हुआ, 1905 के बाद में रशिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सब लोग, इंजीनियर्स वगैरह जितने भी थे, मिडिल क्लास वर्कर्स वगैरह जो भी थे, सब लोग ने क्या किया, यूनिटी दिखाया, सब लोग एक साथ हो गए। और अब तो उन लोगों का डिमांड कुछ और ही था। उनका डिमांड क्या था, हमें देश में अब क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए। तो 1905 में ब्लडी संडे के बाद में किंग जार जो थे वो बहुत नर्वस हो गए थे, वो बहुत टेंशन में आ गए थे। इसलिए जो डिमांड था लोगों का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को जो डिमांड था, उन्होंने उसे पूरा किया। और इस पार्लियामेंट का नाम रशिया में क्या रखा गया, डूमा। तो डूमा, आपका रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या है, आपका डूमा। ओके। तो फर्स्ट डूमा में जब डूमा इंट्रोड्यूस किया गया, जब पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसके बहुत सारे मेंबर्स थे। और मेंबर्स में कौन कौन थे, ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स भी थे इसमें। ओके। इसमें ट्रेड यूनियंस के मेंबर भी थे, इसमें वर्कर्स के ग्रुप के मेंबर्स भी थे, फैक्ट्री के वर्कर्स के भी मेंबर्स थे इसमें। ओके। तो बहुत सारे वर्कर्स इसमें इसका मेंबरशिप उनको मिला था। पर क्या किया, जब जार को ऐसा लगा कि उनका पावर डिक्रीज़ हो रहा है, जब उनका पावर को दूसरे लोग चेक कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, 75 डेज़ के अंदर अंडर में उन्होंने क्या किया, ये पार्लियामेंट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके। तो डूमा को ख़त्म करने के बाद, फर्स्ट पार्लियामेंट को उन्होंने ख़त्म करने के बाद 3 महीने के अंदर में उन्होंने दूसरा डूमा बनाया। ओके। उन्होंने क्या किया, दूसरा डूमा बनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आम जनता उन्हें क्या करे, क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे। एक मोनार्क
कैसा होता है, मोनार्क बहुत पावरफुल होता है और मोनार्क कभी भी नहीं चाहता था कि अपना पावर डिक्रीज होते हुए वो कभी भी देख नहीं सकता था। ओके, तो इसीलिए उन्होंने वोटिंग लॉज को भी सब चेंज किया। ओके, लॉ कानून को सब चेंज किया, वोटिंग लॉज को भी चेंज किया। और जब उन्होंने थर्ड डूमा बनाया, थर्ड पार्लियामेंट जब उन्होंने बनाया, तो इन्होंने इसमें उन्होंने सिर्फ किसको मेंबरशिप दिया, सिर्फ कंजर्वेटिव्स को। अब आपको समझ में आ रहा होगा उन्होंने सिर्फ कंजर्वेटिव्स को क्यों रखा। लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उसको डूमा का मेंबरशिप नहीं मिला, सिर्फ किसको मिला, कंजर्वेटिव्स को मिला। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव्स वो ग्रुप थे जो मोनार्की को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, जो ओल्ड ट्रेडिशन को बहुत सपोर्ट करते थे, और लिबरल्स और रेडिकल्स तो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में थे। तो जब रशिया में कुछ ऐसा हो रहा था, पार्लियामेंट को लिए बात कुछ ऐसा हो रहा था, तो ये वही समय था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब तक आपको कब से कब तक होता है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में दो ग्रुप के बीच में हुआ था, सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलाइज के बीच में हुआ था। ओके, और ये जो भी देश इसके मेंबर्स थे, और फर्स्ट वर्ल्ड में जितने भी देश इसका दो ग्रुप में बटे थे, सेंट्रल पावर्स जिसको हम कभी कभी एक्सिस नाम से भी बुलाते हैं, और दूसरा थे आपके एलाइज। ये जितने भी देश इसके मेंबर्स थे ये सब एम्पायर बिल्डर्स थे। एम्पायर बिल्डर्स मतलब ये बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में किए थे, और इसके बहुत सारे रीजन्स है कि फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो जब रशिया वॉर में इन्वॉल्व हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया इन्वॉल्व हो गया, तो जार निकोलस टू जो थे उस समय में रशिया के जो किंग थे, इन्होंने किसी का भी इन्होंने कंसल्ट नहीं किया, किसी को भी इन्होंने क्या किया, कंसल्ट नहीं किया था। डूमा को इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। इसीलिए लोग क्या करने लगे, उनके महल के चारों तरफ उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। क्यों ऐसे टाइम में जब रशिया एक बैकवर्ड कंट्री था, ऐसे टाइम में रशिया को वॉर में पार्टिसिपेट करने का क्या ज़रूरत था। तो इसी के कारण से क्या हुआ कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स भी एकदम हाई हो गया। ओके, जर्मनी के खिलाफ एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स एकदम हाई हो गया, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, आपका जर्मनी था। ओके, तो जर्मनी का से रिश्ता तोड़ने में ही रशिया के लोगों ने भला समझा। और जो सेंट पीटर्सबर्ग था, ओके, जो सेंट पीटर्सबर्ग था, ये कुछ नाम सुनने में थोड़ा सा जर्मन नाम साउंड करता था, इसीलिए लोगों ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड रख दिया। ओके, इसका नाम बदल के लोगों ने क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हो गया, रशिया ने भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया को दो एरिया में वॉर करना पड़ रहा था। एक था आपका यूरोप का वेस्टर्न साइड में, और दूसरा था आपका यूरोप का ईस्टर्न साइड में। ओके, तो दोनों एरिया में वॉर को दूसरे दूसरे तरीके से वॉर को लड़ा जा रहा था। तो पहला तो ईस्टर्न साइड में अगर आप बात देखो, अगर आप ईस्ट का बात करो, तो आर्मी, रशियन आर्मी जो था अच्छी तरीके से वॉर को फाइट तो कर रहा था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को, ओके, बहुत दूसरे देश के लोगों को, आर्मी को रशियन आर्मी मार भी रहा था। ओके, पर अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके डिफीट, ओके, रशिया को भी हार का सामना करना पड़ा, स्पेशली जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। ओके, स्पेशली जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशिया को जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशिया को हार का सामना करना पड़ा। और लगभग बहुत सारे लोग, ओके, लगभग 70 लाख रशियन सोल्जर्स मारे गए इसमें। तो रशिया क्या कर रहा था, धीरे धीरे करके वॉर में हार ही रहा था। तो रशिया को बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में नुकसान भुगतना पड़ रहा था। ओके, इंडस्ट्रीज़ में भी उनको नुकसान भुगतना पड़ रहा था। जो रशिया पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो सप्लाई किया करते थे पूरे यूरोप में, उस सप्लाई को भी बंद किया गया। बाल्टिक सी जो कभी रशिया के अंडर में था, उस बाल्टिक सी का कंट्रोल अब किसके ऊपर में चला गया, जर्मनी के ऊपर में चला गया। तो रशिया अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके उसका जो इकोनॉमी था वॉर के कारण से डिक्लाइन हो रहा था। 1916 का समय आते आते जो रेलवे का जो नेटवर्क रशिया ने बनाया था, ओके, जो रेलवे का नेटवर्क रशिया ने बनाया था 1916 में, वो भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसी के कारण से रशिया का जो इकोनॉमी था एकदम डिक्रीज़ हो गया। और जो लोग थे, आम लोग जो थे, सिटीज़ और शहर में, गांव में जो लोग थे, उनके लिए भी क्या हो गया, वॉर के टाइम में सब कमोडिटीज़, ओके, फूड प्राइसेस जो था, कमोडिटीज़ का जो प्राइस वगैरह जो था, ये एकदम इंक्रीज़ हो गया। और आम जनता के लिए ये सब खरीदना ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम से बहुत मुश्किल हो गया।